देखो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। लिखा है ठोस उत्प्रेरकों के महत्वपूर्ण विशेषताएं। कभी अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाए, या ऐसा सोच सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किया गया उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है, तो अभिक्रिया के वेग के परिवर्तन की वेग का जो परिवर्तन होता है वो तो उत्प्रेरक की क्षमता पर डिपेंड करता है। तब बात आती है उत्प्रेरक में आखिर ऐसी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण हम अभिक्रिया में उत्प्रेरक को डालते हैं और उत्प्रेरक अच्छे रिजल्ट देता है। तो बात आती है इस समय पर, तो कहता है ठोस उत्प्रेरक की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके कारण हम ठोस उत्प्रेरक को रासायनिक अभिक्रिया में डालते हैं और उसके वेग को परिवर्तित कर सकते हैं। पहली क्या है? सक्रियता या रिएक्टिविटी। नाम से ही सबको पता होगा सक्रियता का अर्थ क्या होता है। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता का अर्थ है उत्प्रेरक की क्षमता कितनी है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कितना अधिक परिवर्तन कर सकता है। लेकिन क्या है कि कभी कभी हम लोगों ने इसको अलग प्रकार से समझ रखा होता है, तो हम लोगों के समझने में उत्प्रेरक के लिए कोई गलती ना हो इसलिए मैंने लिख रखा है। क्या लिख रखा है इसको पढ़ते हैं। कहता है अभिकारक पदार्थ के अणु उत्प्रेरक की सतह पर जितनी प्रबलता के साथ जुड़ते हैं अधिशोषित होते हैं। किसी भी देखो ऐसा होता है कि मैंने मान लिया है ये मेरे पास एक उत्प्रेरक है और कल भी हम लोगों ने उत्प्रेरक को कुछ ऐसा ही बनाया था, और मैंने ये बताया भी था कि उत्प्रेरक की सतह पर क्या होते हैं, सक्रिय केंद्र, या सक्रिय केंद्र नहीं कहते थे तो इनको हम ऐसा बोल देते, कहते थे मुक्त संयोजकताएं। अब उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकता पर अभिक्रिया अगर हम लोग करवाते तो अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें से ए और बी नामक दो पदार्थ अभिक्रिया करके क्या बनने वाले हैं, ए बी। तो सबसे पहले ए और बी जो रिएक्टेंट होते थे वो कहां पर जुड़ते थे, आके उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकता पर, या ऐसा कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ जाते थे ए और बी। तो अभी क्या है कि उत्प्रेरक के पास एक विशेष क्षमता होती है कि वो अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। तो वही बोलता है कि अभिकारक पदार्थ के अणुओं का अणु उत्प्रेरक की सतह पर जितनी प्रबलता से जुड़ते हैं, अर्थात अभिकारक अणु उत्प्रेरक के साथ जितनी प्रबलता के साथ जुड़ेगा, जितनी तेजी से जुड़ेगा, जितना अधिक आकर्षण बल से जुड़ेगा, अथवा अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर जितने मजबूत रासायनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे ही अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर चिपका होगा, अभिकारक के अणु ने उत्प्रेरक की सतह के साथ एक रासायनिक बॉन्ड बनाया होगा। ये बॉन्ड जितना प्रबल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उत्प्रेरक की सक्रियता उतनी ही अधिक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस बात को। जब भी कोई अभिकारक अणु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, अभिकारक अणु को पहली बार कम से कम एक बार ऐसा समय मिलता है जब अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर क्या होता है, अधिशोषित होता है, चिपकता है या बॉन्ड बनाता है। तो कहता है अभिकारक अणु उत्प्रेरक के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बनाएगा, जितना प्रबल बॉन्ड बनाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उतने ही हम कहेंगे उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक है। तो उत्प्रेरक की सक्रियता क्या होती है, अभिकारक अणु के साथ उत्प्रेरक जितना ज्यादा पावरफुल बॉन्ड बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना अधिक पावरफुल बॉन्ड बना लेगा उतनी ही उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक है। तो एक तो सक्रियता को ऐसे बोलता है, दूसरा साथ में क्या बोलता है, बंध बनते उत्प्रेरक की सक्रियता कहलाती है उतनी अधिक होती है। कहता है परंतु आबंध इतना भी मजबूत नहीं होना चाहिए कि अभिकारक उत्पाद में बदलने के पश्चात उत्प्रेरक की सतह से अलग न हो। बेटा इस बात को समझते, देखो हुआ क्या, ए और बी की अभिक्रिया द्वारा ए बी बनना था, हमने एक उत्प्रेरक डाल दिया, उत्प्रेरक का नाम रख लेते हैं ओ। ये उत्प्रेरक डायरेक्ट ए बी से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर बेटा डायरेक्ट ए और बी से अभिक्रिया कर लेता है तीव्रता से, तो हमें उत्प्रेरक की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं। उत्प्रेरक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हो सकता है ए और बी की अभिक्रिया करने की गति आपस में कैसी रही हो, धीमी, और हमने उसको तीव्र करने के लिए, किसको तीव्र करने के लिए, अभिक्रिया की गति को तीव्र करने के लिए ओ नाम के उत्प्रेरक का प्रयोग किया। तो सबसे पहले ये अभिकारक के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सब कहां पर चिपकते हैं, आके उत्प्रेरक की सतह पर। और उत्प्रेरक की सतह पर देखो ए भी उत्प्रेरक की सतह पर चिपका है, बी भी उत्प्रेरक की सतह पर आकर चिपका है। तो ए जब उत्प्रेरक की सतह पर चिपका है उसने कोई बॉन्ड बनाया है, बी उत्प्रेरक की सतह पर चिपका है उसने भी कोई बॉन्ड बनाया है। ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक है। लेकिन फिर होता क्या है, फिर ए और बी दोनों अपना बॉन्ड कहां से कमजोर करते हैं, उत्प्रेरक के साथ।
उत्प्रेरक के साथ बना बॉन्ड कमजोर करते हैं और आपस में एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे अभिकारक ए का उत्प्रेरक के साथ, अभिकारक बी का उत्प्रेरक के साथ बना बॉन्ड कमजोर होने लगता है। ए और बी के साथ बॉन्ड जो बनने, एक नया बॉन्ड डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे होता क्या है, ए और बी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता है और उत्प्रेरक और अभिकारक के बीच बने बॉन्ड कैसे हो जाते हैं, कमजोर। जैसे ही ए और बी के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये वाले बॉन्ड कमजोर होते हैं। ए बी दोनों उस उत्प्रेरक के साथ बनाए हुए बॉन्ड को तोड़कर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जैसे ए और बी आपस में बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कंपाउंड का निर्माण होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ए बी। तो हुआ क्या है, इस बार एक बार कम से कम पूरी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के अणु जो हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर चिपके हैं। और दोबारा क्या हुआ है दूसरी बार, कि जैसे ही अभिकारक अणुओं ने आपस में बॉन्ड बनाया है, उसने उत्प्रेरक के साथ बनाए बॉन्ड को कमजोर करके उसे क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब मैं लास्ट लाइन पढ़ के सुनाता हूं। कहता है परंतु आबंध इतना भी मजबूत नहीं होना चाहिए, ए का उत्प्रेरक के साथ बी के उत्प्रेरक के साथ जो बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड इतने भी ज्यादा मजबूत ना हो कि लास्ट में ये बॉन्ड टूट ना सकें। अगर बेटा लास्ट में ये बॉन्ड नहीं टूटे, सोचने वाली बात है, अगर लास्ट में ये बॉन्ड ना टूटता क्या होता। देखो लास्ट में अगर बॉन्ड ना टूटा तो ए इसकी सतह पर चिपका रह जाता, बी इसकी सतह पर चिपका रह जाता, और जो दूसरे ए और बी के मॉलिक्यूल होते वो तब तक उत्प्रेरक की सतह पर चिपक ना पाते जब तक कि ये ए बी यहां से अलग ना होता। सोचो ए और बी ने आपस में विक्रिया कर ली, सतह से अलग हो गए, अब दूसरे ए और दूसरे बी इसकी सतह पर आके क्या कर सकते हैं, चिपक सकते हैं। अगर सोचो अगर ए बी के बॉन्ड उत्प्रेरक के साथ अभी भी स्ट्रॉन्ग बने रहते तो बेटा ए यहां चिपका रहता और बी यहां चिपका रहता। अच्छा, नए ए और बी के अणुओं को जगह ना मिलती, नया ए और बी का अणु अभी भी यहां पीछे बैठा रहता, वो इंतजार करता इस बात का कि ये ए बी के अणु प्रोडक्ट बना के कब यहां से अलग हों और कब हमें यहां अंदर चिपकने का मौका मिले। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग बने, स्ट्रॉन्ग मैं ये नहीं कहता स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन शीघ्रता से ही ये बॉन्ड कैसा हो जाए, कमजोर हो जाए। अगर ये बॉन्ड कमजोर नहीं हुआ तो जो पहले वाले ए बी के मॉलिक्यूल हैं वो इससे अलग नहीं होंगे, और जब अलग नहीं होंगे तो नए मॉलिक्यूल उस पर चिपकेंगे नहीं। अभी सोचो अगर नए मॉलिक्यूल उस पर नहीं चिपकेंगे जाके तो नए मॉलिक्यूल अभिक्रिया भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया तो तब होगी जब मॉलिक्यूल उत्प्रेरक की सतह पर क्या होंगे, चिपकेंगे। अब पहले वाले मॉलिक्यूल हटेंगे तब तो बाद वाले मॉलिक्यूल सतह पर चिपकेंगे जाके। तो जरूरी ये रहता है कि पहले वाले मॉलिक्यूल जो हैं अभिक्रिया करें और उत्प्रेरक की सतह से शीघ्रता से हट जाएं। तो इस बात को तो समझ गए होंगे कि परंतु आबंध इतना भी मजबूत नहीं होना चाहिए कि अभिकारक उत्पाद में बदलने के पश्चात उत्प्रेरक की सतह से विशोषित ना हो, हटे ना। मैं क्या कहता हूं, नए ए बी आते रहें, उत्प्रेरक के साथ जुड़े, बॉन्ड बनाए, प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट बनाते ही उत्प्रेरक की सतह से क्या हो जाए, हट जाएं। फिर नए वाले ए और बी के मॉलिक्यूल आए, चिपके, प्रोडक्ट बनाए और उत्प्रेरक की सतह से निकल जाएं। फिर नए वाले ए बी आए, उत्प्रेरक की सतह पर विशोषित हो, बॉन्ड बनाए, फिर आपस में अभिक्रिया करेंगे, प्रोडक्ट बना के फिर से अलग हो जाए। ये प्रोसेस लगातार चलता रहना चाहिए। अभी लास्ट में एक और चीज देता है, कहता है संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक के रूप में सक्रियता अधिक होती है, ऐसा ही बोलता है। आपने ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाएं देखी होंगी तो उसमें जो उत्प्रेरक यूज में आते हैं वो ज्यादातर संक्रमण तत्व ही होते हैं। संक्रमण तत्व जानते हो ना, डी ब्लॉक के वे तत्व जो अपनी संयोजकता को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्वों को कहते हैं संक्रमण तत्व। कभी कभी बात ये भी आ जाती है, आखिर क्या ऐसा रीजन है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके उत्प्रेरक के रूप में उनकी सक्रियता अधिक होती है। एक रीजन है संक्रमण तत्वों के आकार बड़े होते हैं अपेक्षाकृत। संक्रमण धातुएं जो होती हैं वे आकार में अपेक्षाकृत इनके परमाणु कैसे होते हैं, बड़े। और बेटा जब आकार में ये बड़े होते हैं तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कैसा होता है, अधिक। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तो इन पर अधिशोषण की मात्रा भी कैसी रहेगी, अधिक रहेगी। तो अगर कभी कोई हमसे पूछता भी कि संक्रमण तत्वों का ऐसा क्यों बोल दिया, तो बताओ क्योंकि संक्रमण तत्वों के आकार अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, अतः इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण बेटा इनमें मुक्त संयोजकताएं भी तो बहुत अधिक होंगी। वह पृष्ठीय क्षेत्रफल मुक्त संयोजकताओं को दिखाता है। छोटा पृष्ठीय क्षेत्रफल कम मुक्त संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है, बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक मुक्त संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक, मुक्त संयोजकताएं अधिक, अभिक्रिया की दर भी कैसी कर देगा, ज्यादा अधिक कर देगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछता है संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के रूप में क्यों अच्छी सक्रियता दिखाते हैं, तो बताइए क्योंकि संक्रमण तत्वों का जो आकार होता है वो अपेक्षाकृत कैसा होता है, अधिक।
और अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के कारण ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार प्रकट करते हैं। अभी क्या होता है कि इनमें से हम एक रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। पर्टिकुलर रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं? पर्टिकुलर रिएक्शन को समझ सकते हैं बेटा, हमारे यहाँ एक पदार्थ अभिक्रिया आती है हाइड्रोजनीकरण। अब हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को देखो कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास एक पदार्थ है H2 और दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन गैस। दोनों की अभिक्रिया होनी है प्लेटिनम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो 2H2 पहले हुआ क्या होगा मैं बताता हूं। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्लेटिनम के साथ एक प्रबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ये प्लेटिनम हो गया। सबसे पहले हाइड्रोजन प्लेटिनम की सतह पर जुड़ेगा, अच्छा बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन प्लेटिनम की सतह पर जुड़ेगा, अच्छा बॉन्ड बनाएगा। फिर बाद में क्या होने वाला है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या एटम जो है वो प्लेटिनम के साथ अपने बॉन्ड को क्या करेंगे, कमजोर, और आपस में ये अपने बॉन्ड को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग। जैसे ही इनके बीच में आपस में H और O के बीच में आपस का बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये प्लेटिनम की सतह से क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और जैसे ये प्लेटिनम की सतह से छूटेंगे, नए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम या मॉलिक्यूल को जगह मिलेगी और वो अब इस पर सतह पर डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है 2H2O। तो एक रासायनिक अभिक्रिया लिखना भी जरूरी था। अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो मैं इसका आंसर भी लिख सकता हूं कि संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक के रूप में सक्रियता अधिक क्यों होती है। तो बताओ कि संक्रमण तत्वों के आकार कैसे होते हैं, बड़े, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अधिशोषण अधिक होता है और इसलिए ये अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो ये बेटा अगर हमसे पूछेगा कभी कि सक्रियता को बताना है उत्प्रेरक के महत्वपूर्ण गुणों में से, तो सक्रियता का मतलब होता है उत्प्रेरक का अभिकारक अणुओं के साथ मजबूत बॉन्ड बना लेने की क्षमता। उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बना सकता है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है बेटा, उत्प्रेरक की सक्रियता उतनी ही अधिक है। और ध्यान देने वाली बात है सक्रियता के साथ कि भैया ऐसा भी ना हो कि उत्प्रेरक अगर एक बार अभिकारक के साथ बॉन्ड बना ले तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले कि उस बॉन्ड को बाद में तोड़ना यह संभव हो जाए। अब कहा गया बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया है उत्प्रेरक ने अभिकारक के साथ, अब यह अभिकारक को छोड़ेगा ही नहीं कभी। तो सोचो अगर उस पुराने वाले अभिकारक को नहीं छोड़ेगा तो नया वाला अभिकारक चिपकेगा भी तो नहीं आके, अधिशोषित भी नहीं होगा और अभिक्रिया भी रुक जाएगी वहीं से। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाए, लेकिन समय के साथ वो बॉन्ड कैसा हो जाना चाहिए, कमजोर हो जाना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट के फॉर्म में मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाए और नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चिपक जाए आकर। तो बेटा ये सक्रियता वाली बात हो गई। सक्रियता है बॉन्ड बनाने की क्षमता, उत्प्रेरक द्वारा बॉन्ड बनाने की क्षमता ही सक्रियता कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग पर आएंगे, लिखा है वर्णनात्मक या चयनात्मक। इस हेडिंग को पढ़े उससे पहले हम ये बात बताते हैं तुमको। मैंने यहां एक शब्द का प्रयोग किया है, कहीं लिखा होगा ये चुनाव। जैसे चुनाव का मतलब होता है एक प्रकार से चुनना, नहीं कहते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं या आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलते हैं इंटरमीडिएट में, ऐसा सोच सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उन सब्जेक्ट्स में से चुनाव करते हैं अपने हिसाब से। क्या चुनाव करते हैं, जैसे आपने देखा का समाज शास्त्र आया सब्जेक्ट, तो बोले कि ये सब्जेक्ट बेकार है, इस सब्जेक्ट को हम देखना नहीं पसंद करते, इसको वहां किनारे कर दो। और फिर इसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट आया, देखा तुमने, बच्चे खुश हो गए, कह रहे ठीक है ये इसको ले लेते हैं और ये हम छोड़ेंगे नहीं। तभी फिर चुनाव आता है। अभी एक चुनाव तो राजनीति में भी आता है, आपके सामने बहुत सारे नेता आ जाते हैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या होता है, आप अपने हिसाब से नेता को जिताना चाहते हो, नहीं जिताना चाहते। आपने उन सभी को देखा, लेकिन तुमने अपने मन में एक बात बना के रखी, रही ये काम करना है हमें, इनमें सबको नहीं देना है, एक व्यक्ति है जिसको आप वोट देना चाहते हो, तो आपने उन सभी में से एक का चुनाव किया ना। उत्प्रेरक भी ऐसा ही करता है। जब दो पदार्थों को लेकर कई रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराई जा सके, जैसे मेरे पास दो पदार्थ हैं, जैसे मैं लिख भी दिखा देता हूं। मेरे पास पहला पदार्थ है CO प्लस 3H2, ध्यान से देखना बेटा, इसको बनता है CH4 प्लस H2O। अब इसके लिए फिर मैं दूसरी अभिक्रिया लिखता हूं, CO प्लस 2H2,
बेटा रिएक्शन अगर देखा जाए तो बनता है CH3OH। तीसरी मैं विक्रिया लिखता हूं CO प्लस H2। तीसरा पदार्थ बनता है HCHO। और इस प्रकार से कंपोनेंट 3 पदार्थ बनके तैयार होते हैं। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन से विक्रिया करने पर मीथेन और जल भी बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन गैस से विक्रिया कराने पर मेथनॉल भी बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के विक्रिया के से फॉर्मेल्डिहाइड भी बनता है। लेकिन अब इन तीनों अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक अलग है। पहली अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है निकिल, दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है कॉपर उत्प्रेरक, जिंक ऑक्साइड वर्धक और Cr2O3, और चौथी अभिक्रिया के लिए कॉपर उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब क्या है, अगर अभिक्रिया में निकिल डाला जाएगा तो निकिल से अगर निकिल डालेंगे और हम ऐसा सोचें कि हमें मेथेन और जल नहीं बनाना है, हमें क्या बनाकर तैयार करना है, मेथिल अल्कोहल, तो निकिल उत्प्रेरक जो होगा वो मना कर देगा, कहे देखो एक चीज है, अभिक्रिया का चुनाव हम करते हैं। उत्प्रेरक कहेगा हम इस अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाएंगे, हम केवल उस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं जिसमें से मेथेन और जल बन रहा है। अगर सोचने वाली बात है, कोई व्यक्ति इस निकिल उत्प्रेरक को उठाकर इस दूसरी अभिक्रिया पे डाल दे तो निकिल कह देगा कि देखो ऐसा है कि हम जिस अभिक्रिया के लिए काम कर रहे हैं हम केवल उसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर हमको आपने दूसरी अभिक्रिया पर डाल दिया तो हम इस अभिक्रिया के लिए बिल्कुल बेकार हैं, या ये हम अभिक्रिया चुनते ही नहीं, ना हम इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे और ना ही हम इस अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे, घटाएंगे। मैंने कहा हो सकता है निकिल हमसे दुखी हो थोड़ा सा, हम लोगों ने इसे यहां से हटाया, इस तीसरी अभिक्रिया पर निकिल नामक उत्प्रेरक को रखा, तो निकिल ने फिर उसको मना कर दिया कि देखो ऐसा है कि हम इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। अर्थात निकिल एक ऐसा उत्प्रेरक है जिसने अपने अनुसार अभिक्रिया को चुना कि हम केवल इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हर एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा नहीं सकते। ऐसे दूसरा वाला उत्प्रेरक अगर पहली और तीसरी अभिक्रिया पर रख दिया जाए तो यह वहां के अभिक्रिया की स्पीड को ना तो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ऐसे तीसरी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक अगर पहली अभिक्रिया के लिए यूज किया जाए या दूसरी अभिक्रिया के लिए यूज किया जाए तो ये तीसरी अभिक्रिया वाला उत्प्रेरक पहली और दूसरी अभिक्रिया के वेग को भी घटा या बढ़ा नहीं सकता। अर्थात प्रत्येक उत्प्रेरक अपने अनुसार अभिक्रिया का चयन करता है, कहता है नहीं मैं इस अभिक्रिया की स्पीड को क्या कर सकता हूं, बढ़ाऊंगा घटाऊंगा। और क्योंकि उत्प्रेरक ने स्वयं अभिक्रिया को चुना है और केवल उसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकता है, उत्प्रेरक के रासायनिक अभिक्रिया को चुनने के गुण को कहा जाता है वर्णनात्मक या चयनात्मक। चयनात्मक का मतलब है मुझे चयन करना है, वर्णनात्मक का मतलब भी मुझे चयन करना है। उत्प्रेरक चयन करता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप लोग नेता का चयन कर रहे थे कि हम उस नेता की स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे, उसके वोट नहीं देंगे, उसको नहीं जिताना है, लेकिन आपके मन में था लेकिन हाँ इस नेता को हम वोट देकर क्या करेंगे, जिताएंगे। सेम उत्प्रेरक भी अभिक्रियाओं का चयन करता है। उत्प्रेरक चुनता है अपने आधार पर कि हम इस अभिक्रिया की स्पीड को केवल बढ़ा सकते हैं। उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं की स्पीड को बढ़ा नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति सोचने भी लगे कि निकिल क्या सभी अभिक्रियाओं की स्पीड को बढ़ाएगा, ना, निकिल कुछ चुनी गई अभिक्रियाओं की स्पीड को केवल बढ़ा सकता है और निकिल जिन अभिक्रियाओं को चुनता है स्पीड बढ़ाने के लिए, इसके अलावा तो किसी अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा नहीं सकता। तो निकिल द्वारा अभिक्रिया चुनने की घटना को क्या कहते हैं, वर्णनात्मक या चयनात्मक। लिखते हैं इसको, देखो पहले पढ़ते हैं इसको। कोई उत्प्रेरक अपना उत्प्रेरण गुण प्रदर्शित करने के लिए, यार मैं ये समझ गया उत्प्रेरण गुण का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की स्पीड को घटाना या बढ़ाना, इस गुण को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। तो कहता है कोई भी उत्प्रेरक हो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने और घटाने का गुण प्रदर्शित करने के लिए जब भी वो उस रासायनिक अभिक्रिया के गुण को घटाएगा बढ़ाएगा तब जब रासायनिक अभिक्रिया का चुनाव वो खुद करे। एक चुनी गई अभिक्रिया के ही वेग को घटा या क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। उत्प्रेरक के इस गुण को ही कहते हैं वर्णनात्मकता या चयनात्मकता। तो मतलब मैं क्या सोचता हूं, उत्प्रेरक ही सिलेक्ट करता है अपने हिसाब से अभिक्रिया को, कि उत्प्रेरक सिलेक्ट करेगा कि मैं इस अभिक्रिया की स्पीड को घटा या बढ़ा सकता हूं और मैं इस अभिक्रिया की स्पीड को घटा या बढ़ा नहीं सकता। इसको सिलेक्टिविटी भी कहते हैं कभी, कि उत्प्रेरक ने अभिक्रिया को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। जैसे निकिल ने ऊपर वाली अभिक्रिया को सिलेक्ट कर लिया,
कॉपर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ने बीच वाली रासायनिक अभिक्रिया को सिलेक्ट कर लिया कि ये मेरे लिए अच्छी ठीक है, हम इसकी वेग को बढ़ाएंगे। और कॉपर ने नीचे वाली अभिक्रिया को सिलेक्ट कर लिया कि हम नीचे वाली अभिक्रिया के वेग को घटा बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा हमारा किसी से मतलब नहीं है। कहते हैं अथवा अगर इसी अभिक्रिया को पढ़ना चाहो तो दूसरे शब्दों में पढ़ सकते हैं, हालांकि पहले शब्द से समझा जा सकता है अच्छे ढंग से। दूसरा भी मैं पढ़ के सुना देता हूं। कहता है किसी उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में विशेष प्रकार के उत्पाद बनाने की क्षमता को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में विशेष प्रकार के उत्पाद बनाने की क्षमता को। अच्छा, उत्प्रेरक विशेष प्रकार के उत्पाद कब बनाएगा? जब उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा, तो विशेष प्रकार के उत्पाद बनाएगा। और यह चीज डिपेंड करेगी उत्प्रेरक पर। बनाने की क्षमता को वर्णनात्मक या चयनात्मकता कहते हैं। अब रही बात अभिक्रियाओं की, तो अभिक्रियाएं मैंने खुद लिख रखी हैं। बस मैं इतनी बात पूछना चाहूंगा बेटा, अगर निकिल पहली अभिक्रिया के स्थान पर अगर मैं तीसरी अभिक्रिया पर निकिल रखता हूं, क्या निकिल इस तीसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि निकिल उस अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। निकिल केवल कुछ चुनी गई अभिक्रियाओं के वेग को ही क्या कर सकता है? घटा या बढ़ा सकता है। इसलिए हमें नीचे वाली अभिक्रिया पर कॉपर को ही डालना उचित रहेगा, क्योंकि नीचे वाली अभिक्रिया के वेग को केवल कौन बढ़ा सकता है? कॉपर। अभी मैं क्या सोचता हूं, क्या ऊपर वाली अभिक्रिया के वेग को कॉपर बढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि कॉपर ने ऊपर वाली अभिक्रिया को सिलेक्ट नहीं किया, उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट किया कि इसको तो हम अभिक्रिया के वेग को बढ़ा ही नहीं पाएंगे। उसने नीचे वाली अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया है, क्योंकि उसके हिसाब से वो नीचे वाली अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है इस पूरे आर्टिकल के थ्रू केवल एक बात, कि एक उत्प्रेरक हर एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर सकता। एक उत्प्रेरक कुछ चुनी गई अभिक्रियाओं के ही वेग को क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। अगर बेटा एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने लगता तो इस दुनिया में मात्र केवल कितना उत्प्रेरक होता? एक। वही आप हर एक अभिक्रिया में डाल देते। लेकिन उत्प्रेरक जो है उसकी हर एक अभिक्रिया के प्रति अपना चयन है। एक उत्प्रेरक कुछ अभिक्रियाओं की स्पीड को बढ़ा सकता है, लेकिन सभी अभिक्रियाओं की स्पीड को बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए कुछ विशेष अभिक्रियाएं होती हैं। केवल ये उत्प्रेरक उन्हीं अभिक्रियाओं में काम करेगा, अन्य किसी अभिक्रिया में काम नहीं करेगा। इस घटना को या इस प्रकार की प्रवृत्ति को कहते हैं वर्णनात्मक या चयनात्मक, कि उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को खुद चुनता है। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा अगले टाइप का अगले आर्टिकल है हमारा जियोलाइटों का आकार वर्णनात्मक। अब जियोलाइटों का आकार वर्णनात्मक, जैसे मैं जियोलाइट का नाम सुनता हूं हमको ऐसा पता चल जाता है कि ये कोई खतरनाक टाइप का आर्टिकल आ गया है हमारे पास। लेकिन जैसे हम इसको नंबर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये तुरंत सरल होता चला जाए। जैसे पहला नंबर लिखा है जियोलाइट एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक है। चलो कुछ ठीक हुआ कि जियोलाइट जैसे पूछिएगा क्या है तो आप बताओगे एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक पदार्थ है। दूसरा, जियोलाइट का सूत्र क्या होता है? तो जियोलाइट के सूत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जियोलाइट के फॉर्मूले में एक चीज फिक्स है, एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन होगा। बाकी सोडियम का भी जियोलाइट आता है, पोटेशियम के जियोलाइट भी होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के भी जियोलाइट होते हैं। तो मैंने उसके सूत्र के विषय में बताया। एक तो उत्प्रेरक है ये जियोलाइट, और दूसरा ये का मतलब है जियोलाइट। जियोलाइट एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन युक्त सिलिकेट लवण होते हैं। सिलिकेट लवण होते हैं, जैसे मुझे अगर एक जियोलाइट का नाम याद है, सोडियम जियोलाइट का Na2Al2Si2O8, यह सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला है। अगर Na की जगह पर K लगा देते हैं तो ये पोटेशियम जियोलाइट का फॉर्मूला हो जाता है। देखो ध्यान से, सोडियम को हटा के पोटेशियम लगा देंगे तो पोटेशियम जियोलाइट होगा। तो इसका मतलब सोडियम की जगह पोटेशियम आ सकता है, पोटेशियम की जगह पे कैल्शियम आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए कि इस सूत्र में क्या चीजें नहीं बदल रही हैं, एल्यूमिनियम हर बार मिलेगा आपको, सिलिकॉन हर बार मिलेगा, और ऑक्सीजन हर बार मिलेगा। इसलिए मैंने बताया भी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, और सोडियम पोटेशियम को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो बदल सकता है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन युक्त सिलिकेट साल्ट होते हैं ये। तीसरा नंबर मैं पढ़ता हूं, कहता है इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। मधुमक्खी के छत्ते के समान बोल सकते हैं या अंडे की ट्रे के समान बोल सकते हैं।
आप मधुमक्खी के छत्ते के समान अगर रखोगे याद, ज़्यादा बेटर रहेगा। मधुमक्खी के छत्तों का साइज एक फिक्स होता है। अभी मैं आगे पढ़ता हूँ, बस इतनी बात बताऊँ। मधुमक्खी में क्या होता है, छोटे छोटे छत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके लिए मैं बताता हूँ, इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। और ये बात मैंने शायद बाद में लिखी होगी, लेकिन आप लोग याद रखें इस बात को। मधुमक्खी के छत्ते में आपने छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे, वैसे ही जियोलाइट उत्प्रेरक में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब मैं क्या सोचता हूँ, जियोलाइट में छोटे इस आकार का छिद्र है, मैं मानता हूँ कि इस आकार के जियोलाइट में छिद्र हैं। अब मैं जियोलाइट को किसी रासायनिक अभिक्रिया पे डालता हूँ उत्प्रेरक के रूप में, कि ये जाएगा उस रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब मुझे क्या मिलता है कि जियोलाइट के अंदर छिद्र का आकार इतना है, लेकिन मैंने जिस अभिक्रिया पर डाला है इस उत्प्रेरक को, उस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं का आकार ये है। अभी मैं क्या देखता हूं, क्या ये अभिकारक अणु जियोलाइट के छिद्र के अंदर अब उसकी सतह पर चिपक सकते हैं या अधिशोषित हो सकते हैं? तो देखने से ही पता चल जाता है क्योंकि अभिकारक अणुओं का आकार बड़ा है। जियोलाइट में उपस्थित छिद्रों का आकार कैसा है, छोटा। छोटा छिद्र है क्योंकि बड़े आकार के अणु जो हैं या परमाणु हैं वो जियोलाइट की सतह पर अधिशोषित नहीं हो पाएंगे। तो जियोलाइट ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ना तो घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ये जियोलाइट इस आकार के अणुओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे क्या है, आप एक पार्टी पर गए हैं और आपकी पार्टी पे आपने देखा है, आपसे बता दिया है कि रसगुल्ले जो हैं वो अलग अलग साइज के हैं। आधे खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। रसगुल्ला के नाम से ये खुश हो गए सब। अब क्या है कि आप लोगों से ये बोला गया कि एक काम करना है, आपको अपने साइज के हिसाब से, अपनी क्षमता के आधार पर, जितना आपके मुंह में छिद्र है उसके आकार पर आपको एक बार में एक रसगुल्ला पूरा खा जाना है। अभी ध्यान देने वाली बात है, आदमी क्या चाहता है, उधर वाले से स्टार्ट करना। हाँ, वो पहले देख रहा है, सबसे टेबलों को ढूंढा जाए तो कहता लास्ट वाला ठीक रहेगा उधर। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट क्या है कि शर्त भी है कि इसको एक ही बार में खा जाना है। अच्छा, एक ही बार में खा जाना है तो आप क्या करोगे, आप आकार का वर्णात्मक अर्थात आकार को चुनोगे। आकार को वर्णात्मक का मतलब है अब आप आकार को चुनने लगे, आकार देखोगे, आकार के हिसाब से पहचानोगे और एट लास्ट में इनमें से जो आपके हिसाब से सिलेक्टिव होएगा उसको सिलेक्ट करोगे। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं आपको बहुत सारी मिली, लेकिन जियोलाइट केवल उसी रासायनिक अभिक्रिया को चुनता है जिसमें अभिकारक अणु का साइज इतना बड़ा हो जो जियोलाइट के छिद्रों के अंदर क्या हो सके, अधिशोषित हो सके। आप चाहते, वैसे आप भी चाहते थे बड़े से बड़ा आकार का अणु आपके अंदर जाए, नहीं जाए, आप सोचते थे कि बड़े से बड़ा रसगुल्ला मिल जाए, आज काम खत्म एक ही बार में। लेकिन मजबूरी इस बात की भी थी, छोटे को तो चयन नहीं करोगे आप, जो आपके मुंह के हिसाब से छोटा उसको तो चयन ही नहीं करना है, कहता है छोड़ो इसको यार, इसमें क्या रखा है। आप चुनना स्टार्ट करते हो बड़े वाले की ओर से, लेकिन क्या है, इसका आकार बड़ा है, आपके मुंह में आने वाला नहीं है। इसका आकार भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है, उसके हिसाब से आपके हिसाब से आया। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा मानना है, सर जी हमारे हिसाब से तो वही वाला लगा देना चाहिए था। तो कुछ लोगों के हिसाब से ये आकार बेटर रहेगा। बस इन सभी चीजों में मैं एक बात समझता हूं, क्या समझते हैं, एक बात कि अभिक्रिया केवल वही ठीक है जियोलाइट के हिसाब से जिसमें अभिक्रिया के जो अणु हैं वो जियोलाइट में उपस्थित छिद्रों के अंदर आसानी से क्या हो सके, अधिशोषित हो सके, चिपक सके। अगर अभिकारक अणु का साइज जियोलाइट के छिद्रों से बड़ा है तो भी जियोलाइट उस अभिकारक अणु के लिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा नहीं सकता है। मतलब इस बार जियोलाइट अभिक्रिया को अणुओं के आकार से चुन रहा है। जियोलाइट एक उत्प्रेरक है और वो अभिक्रिया को चुन रहा है अभिकारक अणुओं के आकार के कारण, आकार से।
तभी मैंने लिख रखा है जियोलाइटों का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक, अर्थात जियोलाइट ने अणुओं के आकार को देखकर अभिक्रिया को चुना है और उसी अभिक्रिया की स्पीड को केवल क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। हर एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाएगा बढ़ाएगा नहीं। तो इस शब्द का अर्थ तुम लोगों को आना चाहिए आकार और वर्णनात्मक। आकार का मतलब आकार के हिसाब से और वर्णनात्मक का मतलब चुनेगा, चुनाव करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जियोलाइट क्या हर एक आकार के अभिकारक अणुओं के लिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है? नहीं, जियोलाइट केवल उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा सकता है जो अभिकारक अणु अच्छे ढंग से सुटेबल तरीके से जियोलाइट में उपस्थित छिद्रों में क्या हो सके, अधिशोषित हो सके। तो ये मैंने नंबर भी उसके लिए लिख रखा है, पढ़ के सुना देते हैं। ये केवल उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरक का मतलब उनके वेग को घटाते या बढ़ाते हैं, जिनमें अभिकारक अणुओं का आकार इतना पर्याप्त हो कि वे जियोलाइट के छिद्रों में आसानी से अधिशोषित हो सकें। तो समझ गए, उस हिसाब से ये सारे के सारे पार्टिकल छूट गए और केवल उसी पार्टिकल का चुनाव किया गया जो हमारे हिसाब से कैसा था, सुटेबल था। जियोलाइट भी सेम ऐसा काम करता है, वो अभिकारक अणुओं के आकार को देखता है। अभी मैं आगे लिखता हूं, जियोलाइट के इस गुण को मतलब आकार के हिसाब से अणुओं को चुनने की घटना कहलाती है वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर में क्या लिखता हूं, जियोलाइट प्राकृतिक या संश्लेषित। कभी कभी बच्चों को लगता है जियोलाइट क्या है, इस नाम नया लगता है, ये उत्प्रेरक कैसा है, प्राकृतिक है या संश्लेषित है? तो दोनों प्रकार का हो सकता है। जियोलाइट उत्प्रेरक प्राकृतिक भी हो सकता है और संश्लेषित का मतलब समझते हो, निर्मित किया गया, बनाया गया, रासायनिक अभिक्रियाओं से जियोलाइट उत्प्रेरक को बनाया गया। संश्लेषित हो सकते हैं। लास्ट में एक एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है जो अपनी आंखों में पूछते भी बहुत हैं। लिखा है जेडेसम। जेडेसम क्या है? जेडेसम भी एक प्रकार का जियोलाइट है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है जिसका नाम है जियोलाइट सोकोनी मोबाइल या मोबिल। कहता है ये करता क्या है, कहता है एल्कोहलों को निर्जलीकृत करते हुए हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण करता है और एल्कोहल को वैसे भी नॉर्मली एल्कोहलों को जब भी निर्जलीकरण हुआ है वो उन्होंने क्या बनाया है, हाइड्रोकार्बन, और ऐसे हाइड्रोकार्बनों को बनाता है जो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पेट्रोल का। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेट्रोल नामक शब्द से अगर किसी को एलर्जी हो तो एक नाम और याद रख लेना पेट्रोल का, गैसोलीन। पेट्रोल को ही क्या बोलते हैं, गैसोलीन। कभी कभी किताबों में क्या होता है ना, कैसा लिख देता है गैसोलीन का निर्माण करता है, पेट्रोल का निर्माण नहीं लिख रखा है उसने। अभी आप प्रॉब्लम में हो कि सर जी ने लिखाया था पेट्रोल का निर्माण करेगा और किताब में लिख दिया है गैसोलीन का निर्माण करेगा। तो पेट्रोल और गैसोलीन सेम चीज है। तो आकार वर्णनात्मक समझ गए। जियोलाइट अभिक्रिया को केवल कब चुनता है, अभिकारक अणुओं के आकार को देखकर, या जियोलाइट उसी अभिक्रिया की वेग को बढ़ा सकता है जिस अभिक्रिया के अणु अभिकारक अणु जियोलाइट के छिद्रों में आसानी से क्या हो सके, अधिशोषित हो सके। उससे बड़े आकार के अणुओं को अभिक्रिया में हिस्सा लेने तो देगा लेकिन जियोलाइट अभिक्रिया की स्पीड को फिर बढ़ाएगा नहीं। तो बेटा ये हो गया जियोलाइटों के आकार वर्णनात्मक। नेक्स्ट क्लास में बाकी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, जैसे कि अभी एक आर्टिकल रहा जाता है हम लोगों का एंजाइम। तो पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं और फिर इसके आगे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है।